हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2024-25 के लिए हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर CBT 1 2018 वाला, यानी 2018 में जो हुआ था उसका पेपर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का है, जिसका हम लोग मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इसमें। तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह की इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह के जो है कि पैटर्न चल रहा था। हो सकता है आने वाले जो भी एलपी और टेक्नीशियंस का एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस है, उनको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। मेरे में से इसमें नॉर्मल और जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड ज़्यादा नहीं है इस पेपर में। तो देखिए, आपका हो सकता है यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार है जिनका यानी उनका औसत 16 है, ठीक है। A और B का औसत 9.5 है, तो C और D का औसत क्या है। तो हमारे पास A + B + C + D का औसत इतना दिया है, तो योग कितना हो जाएगा 16, और औसत गुने कुल संख्या कितना है 4 गो, 1 2 3 4, तो 4, ये टोटल योग हो गया। और दूसरा बात हमसे कह रहा है कि A + B का औसत इतना है, तो A + B का योग कितना, A + B का योग आपका हो जाएगा 9.5, और कई संख्या है 2 संख्या, तो क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसको गुना कीजिएगा तो 64, और इसको गुना कीजिएगा 9 दूनी 18 1 19, तो इन दोनों को घटा दीजिएगा तो C + D निकल जाएगा, है कि नहीं। C + D का योग निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ से घटाइएगा, 14 9 गया 5, और 5 में गया 4, तो यानी C + D का जो मान आया है 45, तो योग आया है, हमें औसत चाहिए। तो औसत बराबर क्या फार्मूला, औसत का फार्मूला जो हो जाएगा योग अपॉन कुल संख्या, यही ना, कुल संख्या, ये फार्मूला होता है। मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है। तो ये होता है, तो कुल योग कितना 45, और कुल किसका पूछ रहा है C और D, यानी 2 संख्या C और D का, तो अपन 2, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 22.5, ये आपका राइट आंसर है। ओके, बाकी बात आप समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए लिख नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। मेरा कहने का मतलब ये सब नहीं भी लिखते तो काम चल जाता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो है 4 संख्या दी हुई है, 4 संख्या, तो हम डायरेक्ट 4 गुना 16 करते हैं, जो कि 64 होता। AB का औसत दिया है, तो यहाँ पर 9.5 गुना 2 करते हैं, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाता 19, तो इसको घटा देते हैं तो C और D ही तो बचता, C और D, तो कहने का मतलब 45, इसको, और 2 संख्या है तो औसत क्या 2 से भाग देनी होगी, तो ये ऐसे भी निकल सकता था। ये बस समझाने के लिए था और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, इसका क्या PDF, हाँ PDF आप लोग को इसका मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए 65 61 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आप सॉल्व करके बनाइए, हालांकि बना भी सकते हैं, छोटा सा नंबर तो है, लेकिन ऑप्शन के भी सहायता से भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका 80 होता तो 6400 के आसपास पहुँच जाता। चलिए ऑप्शन से डायरेक्ट बनाते हैं, जो भी हो। मैं ऑप्शन 2 अंक का यहाँ पर सिखा देता हूँ कि मतलब कि 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या है, जो भी संख्या है 7 गुना 7 गुना, इसको भी लिखिए, टोटल कितना 7 7 49 दूनी 98, बस इस 7 का स्क्वायर कीजिए, जो यहाँ पर 7 है, 7 7 49, एक अंक छोड़ के, फिर इस 7 का 49 स्क्वायर कीजिए, 7 7 49, तो ये 9 8 4 12, 9 9 18 1 19,
4 1 5 59 29 आया। तो ये आंसर नहीं हो सकता। डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये क्या है 81। मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कहने का मतलब इन तीनों का गुना करूँगा, जो भी नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो 8 का 8 और दूनी 16। इस एक का स्क्वायर करूँगा तो 0 1, हमेशा 2 संख्या हम लेना है। ये 8 का स्क्वायर करूँगा तो ये 64। अब इसको ऐड कर दीजिए 1 6 5 6 56 61। तो इसी का राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। 576 का वर्गमूल क्या है? ये सब तो आपको याद होगा, हालांकि आप लोग निकाल भी सकते हैं। देखिए चलिए इसमें भी समझा देते हैं। देखिए इसका भी पता कर सकते हैं कि ये स्क्वायर परफेक्ट है कि नहीं। अगर यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 इसका इस 4 का स्क्वायर 16, ये 2 का स्क्वायर 4, 5 7 5 6 7 5 576 आया कि नहीं। तो ये ट्रिक है दोस्त, 2 अंक का कितना बड़ा नंबर रहे आप आसानी से निकाल लोगे। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 170 रुपये है और विक्रय मूल्य 130 रुपये, तो छूट प्रतिशत क्या है? कोई वस्तु 170 का है, 130 में दे रहा है, तो इसका मतलब 40 रुपया छूट दे रहा है। कितने पर? 170 पर। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, इसको कटाइए पिटाइए, देखिए कितना आता है 400/17। कितना आ गया? 400/17 भगा दीजिए। 7 8 दूनी 34 बच गया 6, 70 तिया 51 बच गया आपका 9, 17 5 85। तो 23.5 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि इस शिफ्ट में देखते हैं इजी क्वेश्चंस को पूछा था। और सभी क्वेश्चन इजी नहीं है, और भी अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा याद करके, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम मिलने वाले हैं नहीं। क्योंकि हम अपने चैनल का शुरुआत में नाम बोलते भी नहीं है कि इस चैनल पर ये फलना निकलना जो भी है, ये सब बात नहीं बोलते, तो आप लोग को चैनल का नाम भी नहीं पता होगा। हालांकि आप अगर हमें सर्च करना चाहते हैं तो ये STD वंश वायुमंडल जी लिख कर सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा, या कोई टॉपिक डालकर सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा। ओके, तो इसको कीजिए। 60 का 15%, डैश का 45% है, मतलब किसका? तो यहाँ पर x अगर हम पुट कर दें, बराबर कर दें यहाँ पर, तो ये परसेंट से प्रतिशत खत्म 15 से 3 बार, और इस 3 से ये 20 बार है कि नहीं। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? 20 है कि नहीं। नेक्स्ट, चलिए कहीं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 7 है। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 4400 रुपये की राशि पर कितने समय में इतना रुपए हो जाएगा? यानी कितने समय में जो है आपका इतना रुपए हो जाएगा। चलिए अब परफेक्ट ऑप्शन दिखता होगा। तो 8% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोल रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें रेट दिया हुआ है, और क्या क्या दिया है देखिए, आपका रेट दे दिया है 8%, उसके बाद मूलधन दे दिया है 4400, और आपका अमाउंट दे दिया है 4576। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धवार्षिक, इसका मतलब छमाही बोल रहा है। अर्धवार्षिक कहने का मतलब छमाही बोल रहा है। छमाही में क्या होता है कि आप जो रेट लेते हैं वो उसका आधा लेते हैं। रेट क्या करते हैं? आधा लेते हैं। तो रेट जो लीजिएगा 4% लीजिएगा। कितना लीजिएगा? रेट को आधा करते हैं और समय को दोगुना करते हैं।
मान लीजिए टाइम जो है हम n वर्ष ले रहे हैं, तो टाइम इधर मैं टाइम लिखता हूँ। अगर मैं टाइम n ले रहा हूँ तो अब जो टाइम लेंगे 2n, तो इस टाइम से कोई लेना देना नहीं, इस रेट से कोई लेना देना नहीं। जब अर्धवार्षिक हो तो रेट में आप 2 से भाग लगाइएगा और टाइम में आप 2 से गुना कीजिएगा, ये बात समझ लीजिए। तो हालांकि आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, हालांकि इसका शॉर्टकट भी बन सकता है, मैं बताने का कोशिश करूँगा, देखिएगा। वही फिर कह देते हैं कि आप क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो मैं क्या करूँ दोस्त, अगर मैं शॉर्टकट बताऊँ और आपको मेथड भी बताऊँ तो टाइम तो लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट हमें दिया है, क्या दिया है, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 पर पावर n, यही फार्मूला होता है कि नहीं। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये अमाउंट आपका कितना 4576, मूलधन कितना 4400, 1 रेट कितना लेना है 4% और अपॉन 100, टाइम कितना लेना है 2n, क्या लेना है 2n, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेते आता हूँ, या तो यहाँ भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 4576 ये 4400, इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 से ये कितने बार में 25 बार में कट जाएंगे, 25 एक 26/25 पर पावर 2n। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ओके। देखिएगा इतना हो गया, तो यहाँ से कटा भी दीजिए, ठीक है रहेगा। तो यहाँ से मैं कटा रहा हूँ 4 से, ये 11 बार में 1100, इसको 4 से कटा रहा हूँ तो 11 चौक 44, ये कितना था 4576, ठीक है। 11 चौक 44, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 से कट गए, 11 से और कट सकते हैं, तो ये कितना बार में 11 से आपका 100 बार में, ये 11 से 11 एका 11 और ये 11 चौक 44, 104, तो इतना आ गया। तो इस 104 को इधर लेते आते हैं, तो इतना बात समझ गए कि ये 100 और 104 में कट गया। मैं थोड़ा सा जगह कमी होने की वजह से मैं इसको कटा रहा हूँ, समझिएगा। तो ये कितना आया 104/100 बराबर 26/25 सोल्व करने पर, यही ना। तो आप समझिएगा यहाँ पर ये क्या हुआ, आप यहाँ पर देखिएगा 1.04 और इसका भी मान कितना होगा, इसको भी हल कीजिएगा तो ये भी आपका 1.04 पर पावर 2n। क्या हम इस पर पावर 1 ऐड कर सकते हैं क्या, देखिए, इसलिए अगर इस पर पावर 1 ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों का बेस समान है, तो ये कट गया, तो 2n बराबर यहाँ से कितना आ गया 1, n बराबर कितना 1/2, और 1/2 कहने का मतलब कितना 6 मंथ, आपका 6 मंथ ये राइट आंसर है। हालांकि इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर देखिए शॉर्टकट इसको कैसे कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। ये क्या, इस वाले ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम है, जल्दी मिटता नहीं है। नेक्स्ट डे से जो पहले ऐप में बनाते थे वही उसी ऐप से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं सोचा कि ये नया ऐप है, देखते हैं इसमें क्या है, तो चलिए देखते हैं, इसको करिए। अब मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। तो ये
आपका प्रिंसिपल और ये अमाउंट, दो चीज़ का रेशियो है, तो इसका रेशियो मेथड करते हैं। 4400 प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है 4576, ठीक है। तो हमें तो ये पता है कि रेट कितना है 8% है, तो लेना कितना है इसका आधा 4%, ठीक है। तो इसको कटाटे पिटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 से ये 1100 बार में, 4 से ये कितना 11 चौक 44, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पर 1100 होगा। तो 11 से ये 100 बार में, 11 से ये 104 बार में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अनुपात निकला। तो क्या इसका रूट निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे क्या 4% रियल में है क्या। प्रिंसिपल जो है अमाउंट यानी जो मूलधन है वह 100 है और मिश्रधन जो है 104 है। इसका मतलब 4 यहाँ पर ब्याज है और 100 मूलधन है। परसेंटेज से गुना करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो 100। तो क्या 4% निकल गया क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल निकल गया। इसका मतलब यहाँ पर 1 वर्ष लिया गया है। कितना वर्ष हो रहा है? 1 वर्ष। तो हमने टाइम को क्या किए थे उस समय 2n किए थे, तो यहाँ पर टाइम को कहने का मतलब 2n किए थे। तो ये जो टाइम जो 1 वर्ष निकला, क्या निकला यानी देखिए जब रूट में नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब 1 वर्ष है। इसका मतलब क्या है 1 ईयर है, और 1 ईयर का अधिया कितना 6 महीना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। हालांकि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 आता और यहाँ पर 121 होता, तो हम कह सकते थे कि ये इस पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये 10 और 11 का रेशियो बन गया। तो हम रूट करने पर ना बना, तो रूट में क्या होता है 2 रहता है छिपा हुआ। तो इसका मतलब ये 2 वर्ष का ब्याज था। ये जो यहाँ पर ब्याज निकला 1/10 गुना 100, 10% जो निकला ये 2 वर्ष का ब्याज था। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो सेम कंडीशन यहाँ पर, तो थोड़ा सा गहराई से समझने का कोशिश कीजिए। इसीलिए पहले मैंने इसका बेसिक तरीका बताया, क्योंकि ये तरीका दोस्त सभी को समझ में नहीं आने वाला है। हालांकि समझने का कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर समझ पाइएगा। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना है, ये तीन शीर्ष दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैं तीनों को पहले लिख लीजिए। क्या कीजिए 2 4 और है -3 -1 और क्या है 5 3 ये है। तो इसको या तो आप देखिए फार्मूला लगा कर निकालिएगा तो आप लोचा में पड़ जाइएगा। जैसे कहने का मतलब ये x1 है, x2 है, x3, ये y1, ये y2, ये y3। तो इसका फार्मूला जो निकलता है क्षेत्रफल का √½ x2 इंटू y2 माइनस y1, इस तरह से करके एक फार्मूला बनता है। तो फार्मूले से करने के लिए बैठिएगा तो आपका बहुत लंबा प्रोसेस लगने वाला है। तो इसलिए मैं इसका शॉर्टकट आपको कराने के लिए बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो किसी एक को आप 0 कर दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ इस वाले को हम 0 कर रहे हैं, इसमें इस 3 -3 में कितना जोड़ें या घटाएं कि वो 0 हो जाए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्लस का 3 कर दें तो ये 0 बन जाएगा, है कि नहीं। इसमें कितना जोड़ें या घटाएं कि 0 बन जाएगा, तो प्लस का 1 कर दें तो ये 0 बन जाएगा, है कि नहीं। तो बस सेम कंडीशन, इसमें +3 कर दीजिए। हमने क्या किया यहाँ +3 किया, और यहाँ पर क्या किया +1 किया, तो यहाँ पर भी +1। तो ये कितना बन गया 3 2 5 और ये 4 1 5। एक यहाँ से ये नया बना। फिर जो चीज़ यहाँ पर किए वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, 3 और प्लस का 1। तो यहाँ पर कितना बन गया ये 5 3 8 और 4 8 4 ये हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं सोचना, अब इससे कोई लेना देना नहीं। अब इसको बाहर गुना कीजिए, जो ये है इसको बाहर गुना कीजिए, यानी 5 चौके 20, 8 पंचे 40 अपॉन 2। माइनस में आए प्लस में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो घटाइएगा तो माइनस का 20 अपॉन 2 बराबर माइनस का 10। आंसर कभी माइनस में लेना नहीं है। तो भले आंसर यहाँ माइनस में आ रहा है लेकिन आंसर कभी माइनस में नहीं लेना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका इस
इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक वाला जो होता है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, यदि 87 रुपये को जेम्स और राधा के बीच में 1:2 में बांट दिया गया था तो राधा को कितने पैसे मिले। ठीक है, तो जेम्स है और एक राधा है, इसको 1 मिल रहा है, इसको 2 अनुपात में रियल में कितना मिल रहा है 87, दोनों का मिला के। तो रियल में इसका अनुपात में दोनों का मिला के कितना हो रहा है 2 1 3 और रियल में कितना मिल रहा है 87। तो 1 अनुपात का मान कितना 29। तो पूछ किसका रहा है राधा का, तो 2 अनुपात का मान कितना होगा 2 से गुना कर दीजिए इसको, तो 2 हो जाएगा। तो इसको भी 29 को 2 से गुना कीजिए, तो ये 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहता है डाटा एनालिसिस का 1 या 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। इस पेपर में तो 2 था, सेम डाटा पर 2 प्रश्न दिया हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन और इजी भी बहुत होता है, मेरे उम्मीद से ये बहुत इजी भी होता है। देखिए कैसे, निर्देशांक नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। अच्छा, इसका क्वेश्चन ही हमको मिसिंग लग रहा है, हो सकता है टाइपिंग करना भूल गया होगा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है। मैंने ही देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 11 10। ओके जी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है जिस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती, यानी किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती है, सबसे अधिक सीट जीती है ये क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा। ठीक, तो हम सबका ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टी कितना है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी, 4 पार्टी है। इनमें से किसने सबसे अधिक सीट जीती है, सभी में मिलाकर या दक्षिण पश्चिम पूर्व जो भी है, तो इनको ऐड कीजिए। 4 3 7 3 10 2 12 यानी 120, 7 5 12 7 19 इतना, 2 7 9 8 17 170 प्लस, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जोड़ने में आसानी हो जाएगा। 6 चौके 24, सभी के लास्ट में 6 था तो 24 कर दिए। फिर इसको ऐड कर लेते। ये तो सबसे छोटा, ये आंसर कभी हो नहीं सकता डी वाला आंसर, क्योंकि देखिए ये इसमें छोटा छोटा डाटा है। अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 7 15 2 17 15 2 17, फिर 3 1 4 4 8 1 9, तो 170 प्लस 9 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर 170 प्लस 24, तो यही ज़्यादा है, यानी डाटा बी वाला ज़्यादा है, यानी पार्टी बी को ज़्यादा मिला है। यहाँ पर यही कह रहा है किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली है जो जीता हुआ है, तो जिसको अधिक सीट मिलेगा वही जीतेगा, है कि नहीं। तो ये जी सब क्वेश्चन थे। ये हमारा टेलीग्राम का QR है, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी PDF मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। या तो आप ये जो लिखा हुआ है स्टडी वंस वायुमंडल जी, इसको सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। हालांकि QR से भी स्क्रीनशॉट लेकर QR स्कैन कर लीजिएगा, आराम से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, किसी काम को 16 पुरुष 8 दिन 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किया जा सकता है। ठीक है, अन्य काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुष की ज़रूरत होगी, जो पहले के काम के 3 गुना है, जो पहले के काम के 3 गुना है, जिसे 24 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप MDH का फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, M1 D1 H1 अपॉन W1। ठीक है, M2 D2 H2 अपॉन W2, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले पुरुष
यानी 16 था, M1 16 था, डी यानी D1 8 था, H1 कितना था 12। तो काम के बारे में पता नहीं तो मान लेते पहले 1 कम था, ठीक है। अब जो है M2 कितना है, M2 हमें निकालनी है। D1 कितना ले रहा है 24 दिन, H2 कितना ले रहा है 8 घंटा, अपॉन W1 जो बोल रहा है पहले के प्रति 3 गुना है। जो पहले काम हमने 1 माना अब 3 है। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर तो 12 दूनी 24, 8 से 8 ख़त्म, 2 से 8 बार में तो 8 दिया 24। M2 बराबर क्या निकल कर आया 24 पुरुष, यानी बाद में जो चाहिए हमें 24 पुरुष चाहिए ये 3 गुना काम करने के लिए। ओके नेक्स्ट देखिए, एक पाइप एक गड्ढे को 2 घंटे में पानी से भर सकता है, ठीक है। एक रिसाव के कारण इस गड्ढे को भरने में 2.2/3 घंटे का समय लगता है। इस रिसाव द्वारा इस गड्ढे का सारा पानी कितने समय में निकाला जा सकता है। तो हमें रिसाव की क्षमता पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ जो भरने वाला पाइप है उसको A मान लेता हूँ और जो निकालने वाला पाइप है उसको B मान लेता हूँ। तो यहाँ पर A जो लगा रहा है 2 घंटा, और जब दोनों काम कर रहा है यानी खाली करने वाला रिसाव वाला, तो जब दोनों काम कर रहा है तो जो लग रहा है टाइम A माइनस B, माइनस इसलिए लिया क्योंकि एक तो निकालने वाला है, एक क्या है निकालने वाला है। तो A माइनस B जो है इसको अगर मैं सोल्व करूँ 2 या 6 2 8/3 8/3 इतना। तो इन दोनों का मैं LCM ले लेता हूँ। LCM तो ये 8 निकल जाएगा, यानी 2 और 8/3 का LCM 2 निकल जाएगा। अब कैसे, तो मैंने कई बार बताया भी है, चलिए यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि जब LCM आपका भिन्न के रूप में कोई संख्या दिया रहे और उसका LCM निकालना रहे तो अंश जो होता है उसका आप LCM निकाल लीजिए, अंश का LCM और हर का HCF, हर का HCF। तो अंश में क्या, इसके नीचे में 1 तो डाल सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो 2 और 8 का LCM कितना 8, और 3 और 1 का HCF कितना 1, तो इसका मतलब ये 8 LCM निकल गया। बस अब इसको 8 को 2 से भाग देना है तो कितना आएगा 4, और 8 को 8/3 से भाग देना है तो कितना आएगा 3। अगर नहीं समझे तो समझिए, 8 को 8/3 से भाग देना है 8/3 से, तो यहाँ पर 8 गुना ये 3 जो है ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे, 8 से 8 कट गया 3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तो इसलिए ये 3 आ गया। तो आगे समझिए, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो है A की क्षमता 4 है और A माइनस B की क्षमता 3 है। इसका मतलब A 4 है इसका और B 1 है, तभी तो आंसर 3 आएगा। 4 में 1 घटेगा तो 3। B की क्षमता कितना निकल कर आया 1, B की क्षमता कितना निकल कर आया 1। तो समय बराबर क्या, काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता। मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा, काम कितना, ये जो है ये आपका काम है और ये क्षमता है। तो काम कितना 8 काम करवाना है, किस से B से, और B की क्षमता कितनी है 1/1। तो इसका मतलब 8 को 1 से भगा दीजिएगा तो 8 ही आंसर आएगा। तो 8 घंटा लगेगा। क्या मेरी बात को समझे, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। और अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/1 प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस 1 प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 अपन sin 30 डिग्री का मान हाफ। ठीक है, तो 1/2 और इसको हल कीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे में 2 प्लस √3। सॉल्व करके देखिए, इसको इतना ही आएगा। हमने गुना इसलिए क्यों किया क्योंकि ये पलटाना था हमको, बस मैंने पलटा दिया, वही किया। आप भी कोशिश कीजिएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3/2 और ये जो 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, जो मैंने कुछ देर पहले वहाँ बताया। तो ये कट गया, ये भी कट गया,
तो अब मेरे पास बचा क्या क्या, तो 1/2 प्लस √3, यहाँ पर तो इतना ही बचा है कि 2 प्लस √3 बचा है, यहाँ पर 1/2 प्लस √3 बचा है। मैं इसका हर परिमयकरण कर देता हूँ। हर परिमयकरण करने का मतलब सेम टू सेम, लेकिन चिन्ह जो है उसको चेंज कर देना। 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। जब इस तरह का ये आ गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो इन दोनों का 2 दूनी 4 और √3 गुना √3 तो माइनस का 3, तो 1 हो जाना है। तो ये सिर्फ क्या बनेगा, 2 माइनस √3। तो यहाँ पर प्लस है और इधर 2 माइनस √3 है कि नहीं। तो √3 से √3 खत्म, 2 2 4, ये इसका आंसर 4 आपका हो जाएगा। तो आप थोड़ा फास्ट करने का कोशिश कीजिए, जल्दी बनेगा, है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास का प्रश्न है। तो मैंने पूरा क्वेश्चंस को देखते हुए समझा कि पहले हमको इस ब्रैकेट को हल करना है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 को गुना करेंगे 2 से तो कितना 4, और 15 में 4 घटाएंगे तो कितना 11, यानी 14 माइनस 11। 14 में 11 घटाएंगे 3, तो यानी 18 माइनस 3। 18 में 3 घटेगा तो कितना 15, तो यहाँ पर 15 बचा, तो यानी 36 माइनस 15 आपका 21 राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ, जरूरी नहीं है कि सब में आप पेन उठाएं। नेक्स्ट क्या कह रहा है इस प्रश्न में, देखिए 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना होगा। तो मान लीजिए 2/3 में आप x को ऐड कर दीजिए और हमें 3/2 प्राप्त हो जाएगा, यही ना। तो अब सीधा ये तो आसानी है, आप घटा लीजिएगा आराम से, माइनस 2/3, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, नीचे में 2 तिया 6, तो 9 में 4 गया 5/6, ये आपका राइट आंसर है। ये सब इजी क्वेश्चंस है, और पता नहीं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे पूछ दिया था। इतनी तो लो लेवल का नहीं पूछना चाहिए एलपी टेक्नीशियन में। इस क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है दमदार, फिर अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 18 और 27 घंटे में खाली टैंकी को भर सकते हैं। 2 पाइप है, ए और एक बी है। ए 18 घंटा लगा रहा है और बी आपका 27 घंटा लगा रहा है, ओके। जबकि अन्य कोई पाइप चालू नहीं था, तो सी पूरी टैंकी को 45 घंटे में खाली करता है, यानी सी खाली करने वाला है जो कि 45 घंटा लगा रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वह टोटल क्षमता होगा। क्या होगा, टोटल क्षमता होगा। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम अब तो फाइंड करनी होगी, लिख कर निकालना होगा। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, काहे आप निकालने जाइएगा। मैं कहता हूँ इन तीनों में 9 है, 9 लिख दीजिए। इसमें 9 के अलावा और क्या बचा है, 2। इसमें 9 के अलावा और क्या बचा है, अगर इसको 9 से भाग दे दें तो 3 बचा है, गुना 3। इसमें 9 के अलावा और क्या बचा है, 5। बस यही आपका एलसीएम है, आप निकाल कर देख लीजिए, इन सबको गुना कीजिएगा, वही आपका एलसीएम। और ये हमारा टोटल क्षमता है, यानी टोटल काम है, जो हमने कई बार फार्मूला में बताया है कि टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू क्षमता होता है, यानी टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। तो बस यहाँ से भाग दीजिए। अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट गुना करके इसलिए नहीं लिखा कि अब भाग लगाने में आसानी होगा। इस पूरे संख्या को 18 से भाग दें तो कितना बचेगा, तो 18, 9 दूनी 18, तो बच गया क्या, 5 तिया 15। बी की क्षमता अगर इन पूरे में 27 से भाग दे तो कितना बचेगा, तो 9 तिया 27, बच गया क्या, 2 5, तो 2 5 10। इस पूरे में 45 से भाग दे तो कितना बचेगा, समझिएगा थोड़ा। इस पूरे में 45 से भाग दे तो 9 5 45, बचा क्या, 3 दूनी 6। ये क्या मेरी बात को समझे कि एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा। हालांकि आप एलसीएम भी निकालिएगा तो इतना ही निकलेगा, अब जो गुना करके निकालिएगा। तो ये आपका टोटल हो गया। तो अब जो कह रहा है उस बात को धीरे से समझिएगा, है कि नहीं। तो कहता है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ले रहा हूँ काम को, तब पाइप ए और सी को चालू किया गया। जब शुरुआत में जब टैंकी खाली थी तब पाइप ए और पाइप सी को चालू किया। ए और सी को, ए की क्षमता 15 है और सी की क्षमता -6 लेना, क्योंकि ये खाली करने वाला है,
ठीक है, तो हमको टोटल इतना काम करवाना है। अब यहाँ पर गुना करके लिख लीजिए ना, आसानी हो जाएगा। जैसे 5 दूनी 10 9 27, 270 टोटल कितना आ जाएगा 270 काम करवाना है। पहले ए और सी को करवाना है, ए और सी को करवाना है। तो ए की क्षमता कितना 15 और सी की क्षमता -6, तो 15 6 गया तो कितना 9। कितने घंटे के लिए, कुछ समय के लिए बोल रहा है, कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया था। नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर x घंटा तक चला था, मान लेते हैं, या तो यहाँ पर कह देते हैं कि t टाइम तक चला था। अगर x से नफरत है तो मान लीजिए यहाँ पर t टाइम तक चला था जब ए और सी चालू था। तो यहाँ पर कुछ काम हो गया होगा 270 में से, बाकी बचा हुआ काम आगे कौन करेगा, ए को बंद कर दिया, इसका मतलब, और तुरंत बी को चालू भी कर दिया, तुरंत बी को चालू भी कर दिया। तो इसका मतलब अब ए बंद है और बी चालू है। बी की क्षमता कितनी है 10, तो इसका मतलब बी माइनस सी यहाँ पर काम कर रहा है। बी की क्षमता 10 और सी की क्षमता -6, तो यहाँ पर टोटल कितना क्षमता काम करेगा 4, और बोल रहा है इस टंकी को भरने में 55 मिनट लगे हैं कुल मिलाकर, यानी टोटल समय। तो टी टाइम तो यहाँ लग गया, तो 55 में से टी टाइम घटा दीजिए -t। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका जो टी निकल कर आएगा, देखिए क्या निकल कर आता है। तो ये 270, ये क्या, ये 270 और यहाँ पर 90 प्लस 55 चौके 220 -40 ओके। थोड़ा सा समझिएगा, अब कुछ नहीं है इस सवाल में, अगर इतना कर लिए तो 270 में 220 घटाइएगा तो 50, 9t में 4t घटाइएगा, घटाए क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टेप को यहाँ पर कम कर दिया। और यहाँ पर कितना 5t बचा, तो t बराबर यहाँ से कितना निकल कर आया 10 सेकेंड। तो अब जो यहाँ पर बोल रहा है, अब मेरी बात को समझिएगा, बात को यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया था, बी कहाँ पर चालू हुआ है, यहाँ पर चालू हुआ है, और यहाँ पर टाइम कितना लगा है 55 -t। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर जो टाइम लगा है, बी यहीं पर ना काम कर रहा है, यहाँ पर जो टाइम लगा है 55 -t, ये टाइम लगा है। तो 55 में 10 घटाइएगा, टी का मान कितना 10, तो कितना 45 सेकेंड, ये समय आपका निकल कर आ गया। तो ये राइट आंसर है। ओके, समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, आप ले हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, काम आएगा, ले लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए आप रोक कर ले लीजिएगा। नेक्स्ट, एक कार 1.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, फिर यह 3 घंटे तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। इसके बाद 30 मिनट में 55 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार का औसत गति क्या, तो औसत गति बराबर क्या, या तो एवरेज स्पीड भी लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या, कुल दूरी बटे कुल समय ये होता है। तो हमें कुल दूरी चाहिए, दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय, तो चाल 60 और समय 1.5 घंटा, तो 60 गुना 1.5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो एक जगह जो दूरी मिला हमें 90 मिला, फिर यहाँ पर 3 घंटा तक चला और 45 के रफ्तार से, तो 45 दिया 40 दिया 120, 5 दिया 15, 135 दूरी यहाँ पर मिला। और यहाँ पर बोल रहा है 55 किलोमीटर चला है, तो यहाँ पर 55 किलोमीटर चला है, तो ये कुल दूरी है, ये कुल दूरी। समय यहाँ पर 1.5 घंटा और यहाँ पर आधा घंटा, 2 घंटा, और यहाँ पर 3 घंटा, टोटल 5 घंटा। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर
तो यहाँ से, अरे यहाँ पे 135 होगा, तो यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 130 प्लस 50, 180, 190, 190 और 90, 280/5 कटाइए पिटाइएगा तो कितना आएगा, 55, 25, 5, 36, 56 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा, देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। दूरी बराबर क्या, 4 इंटू समय, तो 4 इंटू समय, यहाँ पर कुछ दूरी निकला 90, यहाँ पर कुछ दूरी निकला 135, और यहाँ पर तो दूरी दिया ही था 55, है कि नहीं। तो ये कुल दूरी हो गया। समय कितना, यहाँ पर 1.5 घंटा, यहाँ पर 3 घंटा, 4.5 घंटा, यहाँ पर आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब क्या, आधा घंटा। तो यहाँ पर आधा घंटा तो कितना, 4.5 और ये आधा, 5 घंटा, है कि नहीं। तो बस यही था, कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में। यदि किसी वर्ग का भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या, डायरेक्ट कीजिए ना, 196। क्यों कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा तो कितना दिया है, 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, है कि नहीं। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196, ये राइट आंसर है। हाँ देखिए, इस पर 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, करेंगे। पार्टी बी ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक सीटें जीती। हमको लगता है इससे इजी तो कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी बी यहाँ पर है, सबसे अधिक सीट कहाँ पर है, यहाँ पर है, उत्तर में। कहाँ पर है, उत्तर में। ये डायरेक्ट आंसर उत्तर हो गया। नेक्स्ट, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 12, 18, 20, 25 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अब आप यहाँ पर आप इसका एलसीएम निकालने जाइएगा, फिर पता कीजिएगा कि कौन सी संख्या है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्यों आप एलसीएम निकालने जाइएगा। यहाँ पर क्या छिपा है, 18 में 9 गुना 2, इसका मतलब 9 से भाग लगाने का आपको रूल तो पता होगा कि पूरे संख्या को जोड़कर अगर 9 से भाग लग जाए तो समझिए कि उसमें 9 से भाग लग रहा है। तो हमें 2 ऑप्शन दिखा, इसमें इसको पूरे को जोड़ेंगे 1 0 0 0 तो हमें 1 मिलेगा, सबको जोड़ने पर 1 + 0 + 0 + ये सब 1 मिलेगा। अगर मैं इस पूरे को जोड़ता 814 1 15, कितना मिला 15। तो यहाँ पर भी हमें 9 नहीं मिला है, हमें यहाँ पर भी क्या 15 में 9 से भाग लगेगा, नहीं। तो ये दोनों संख्या 9 से भाग नहीं लग सकता है। तो अब बचा ये 2 संख्या, तो इसमें 5 2 7 2 9 हो सकता है, तो इसमें भी लग सकता है और इसमें, लेकिन इन दोनों में से छोटी कौन है। तो आपका जवाब होगा ये 10 800, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो यही राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछा भी है न्यूनतम संख्या। बाकी बात यहाँ पर बोल रहा है कि जो कि 12 से विभाज्य हो, 18 से विभाज्य हो, 20 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो। 25 से विभाज्य होने का एक रूल भी है कि लास्ट में 2 जीरो होनी चाहिए, तभी 25 से भाग लगेगा। 1 जीरो भी रहेगा तो चलेगा, जैसे मैं कहता हूँ 50, इसमें भी लग सकता है जैसे, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ पर 25 से भाग नहीं लग पाएगा। देखते हैं कटा कर लगता है क्या, लेकिन ये बड़ा तो है नहीं, ये छोटा तो है नहीं। इसको 25 से 5 से कटाइएंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25 0, हाँ लग जाएगा। इसमें 25 से भाग लग जाएगा, तो मेरे में से दोनों में भाग लगेगा। जितना भी यहाँ पर रूल दिया है कि अगर मान लीजिए इसमें 4 है, अच्छा हाँ एक बात और यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए थोड़ा सा क्या कि इस 12 में क्या है, 4 गुना 3 है, तो 4 से भाग लगने का रूल है कि लास्ट का 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। क्या ये 50 4 से कटेगा क्या पूरी? तो नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये राइट आंसर। तो आप एलसीएम निकालने जाओ, तब तक में आप मन ही मन कैलकुलेट करके इसका आंसर दे दोगे इस तरीके से। नेक्स्ट, अब साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया है। कहता है जब कई प्रतिरोध डैश क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। ये किस क्रम में? तो ये हमने तो प्रतिरोध के 2 ही क्रम पढ़े हैं, एक श्रेणी एक समांतर। ये दोनों ऑप्शन तो फालतू का दिया है, क्या बात को समझ रहे हैं? तो इन दोनों में कोई एक आंसर होगा,
लेकिन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि दो प्रतिरोध है, अगर मैं एक प्रतिरोध ऐसा जो बना लूँ, ये वाला, ये R1 ये R2, अगर ये 2 ओम का है और ये 4 ओम का हो, तो अगर ये श्रेणी क्रम में है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, यही ना, ये होता है। तो ये 4, तो क्या इसमें जो कह रहा है कि उनका संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होना चाहिए, तो इसमें न्यूनतम प्रतिरोध कितना 2, क्या ये जो 4 निकल कर आया इस 2 से कम है क्या संयुक्त प्रतिरोध, नहीं, तो ये श्रेणी तो हो ही नहीं सकता, ये समांतर राइट आंसर। हालांकि समांतर भी होता है, समांतर का क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। बस इसमें आप बैठाइएगा, जो ये 2 भी जो है ना इससे भी छोटा मान आएगा प्रतिरोध, ये जो छोटा नंबर हमने लिखा प्रतिरोध का इससे भी छोटा मान आएगा R इक्विवेलेंट बराबर, बस समझिएगा, ठीक, ओके। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी डैश के रूप में व्यक्त की जाती है। तो आपको तो पता है कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, F बराबर R/2, हमें R का मान दिया है 30, तो F बराबर 30/2, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर निकल कर आया। तो अब जवाब है कि इसमें 2 15 सेंटीमीटर, एक प्लस में है एक माइनस में, अब क्या करें, तो यहाँ पर कहा गया है चिन्ह परिपाटी के अनुसार और अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का ज्ञान होना चाहिए आपको थोड़ा सा। ये अवतल दर्पण है, ये यहाँ पर पोल होता है, ये फोकस, ये आपका यानी वक्रता त्रिज्या यानी R कह सकते हैं, तो सेंटर भी यहाँ C भी हो सकता है सेंटर, तो जो भी हो, तो फोकस दूरी, अब जब इस पोल से जब कोई भी दूरी इधर हो तो वह माइनस में होता है, किस में होता है, माइनस में। तो अवतल दर्पण पे फोकस किधर दिख रहा है, दर्पण के सामने, पोल से इधर, यानी ये ध्रुव से इधर दिख रहा है, तो इसका मतलब माइनस में, ये राइट आंसर। अगर इधर होता तो प्लस में। ऐसा एक क्वेश्चन और भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ये साइंस का क्वेश्चन जो मैंने लिया है, जरूरी नहीं है कि ये 17 अगस्त का ही है, मैंने ये साइंस का जो क्वेश्चन लिया है रैंडमली जो है, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर से ही उठाया हूँ, लेकिन 17 अगस्त का नहीं उठाया हूँ। मैं यहाँ पर जो साइंस का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं सब अलग अलग पेपर से मैं उठा कर लाता हूँ, लेकिन जितने भी उठाऊँगा वो बिल्कुल आपको एक पेपर का क्वेश्चन दूसरे पेपर में मैच होता हुआ नहीं मिलेगा, मैं टोटल कंप्लीट करवा दूँगा सभी, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, नहीं शाम या सुबह के वक्त में। ओके, नेक्स्ट, एक लंबवत फेंकी गई गेंदे 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट जाती है, तो फेंके जाने की गति क्या होगी, फेंके जाने की गति क्या होगी, यानी हमारे पास 2 टर्म होती है, एक प्रारंभिक वेग होती है जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अंतिम वेग होता है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें यहाँ पर 10 सेकेंड टाइम दिया है, t का मान दिया है 10 सेकेंड, ओके, और g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, इतना सा दिया है, तो बस यहाँ पर देखिए अप्लाई कीजिए, देखिए क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ 10 सेकंड का टाइम लिया, यहाँ से कोई वस्तु को हमने ऊपर फेंका, इस जगह से हमने कोई वस्तु को फेंका, तो कहीं ना कहीं जाकर वो रुक गया होगा, कहीं ना कहीं जाकर वो रुक गया होगा, और 10 फिर जाकर नीचे लौटा होगा, पहले यहाँ तक गया होगा फिर यहाँ से यहाँ तक लौटा होगा, और टोटल 10 सेकंड लगा है, टोटल 10 सेकंड लगा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, टोटल कितने सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड, 5 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड, तो टाइम कितना लेना है 5 सेकंड, ना कि 10 सेकंड, ये गलत बात।
तो अब हमें दो चीज़ पता है कि जब हमने शुरुआत में फेंका होगा तो कुछ ज़्यादा स्पीड होगा, है कि नहीं। जब हमने फेंका होगा ऊपर में जाकर टॉप बिंदु पर वह 0 हो गया होगा, यानी भी जो है वह 0 हो गया होगा। यहाँ पर जो 5 सेकंड बाद जो हुआ होगा भी लास्ट वेग जो हुआ होगा वह 0 हो गया होगा, और यानी प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी बराबर a है, बराबर a। ये g भी तो एक प्रकार का त्वरण ही है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। g भी एक प्रकार का क्या है, त्वरण ही है। तो a के जगह पे g भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर v बराबर 0 लेना है, u हमें निकालनी है, t 10 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड लेना है, a 10 लेना है। तो यहाँ से ये कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से ये जो देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, जी जो लेना है वो माइनस में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये ऊपर हम फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर हम फेंक रहे हैं। तो ऊपर के दिशा में जो जी का मान होता है वो निगेटिव होता है। ऊपर से जब कोई वस्तु गिराएंगे तब जी का मान आपको प्लस में लेना है, लेकिन अगर नीचे से कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस में। तो यह माइनस यू बराबर क्या होगा, माइनस का 50। तो ये माइनस माइनस खत्म, यू बराबर क्या 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका राइट आंसर। अगर आप डायरेक्ट लगा देते हैं 100 हो जाता है और आपका आंसर ये गलत हो जाता है। ओके नेक्स्ट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो उत्तल दर्पण पता होनी चाहिए किस तरह का होता है। कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं। ये उत्तल दर्पण, तो इसमें एक ध्रुव होता है, इसमें F इधर होता है, C इधर होता है, क्योंकि गोलीय दर्पण की जो सेंटर होता है कुछ इधर होगा, और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। जब ध्रुव से ये पोल से जब इस साइड रहेगा कोई भी दूरी तो वो माइनस में लेना है, और इस साइड रहेगा तो उसको प्लस में लेना है। तो इसका मतलब ये धनात्मक होगा। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, है कि नहीं। एक ओम प्रतिरोध, देखिए यहाँ पर कलाकारी तो मैंने ओम लिख रहा था तो ये हिंदी में लिखा जा रहा था, तो इसीलिए मैंने हिंदी में ही लिख दिया। तो समझिएगा ये वाला ओम है, जो ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है वही वाला ओम है, ये वाला ओम है। ओके, एक ओम प्रतिरोध तार को आधे से मोड़ दिया जाता है। एक ओम नहीं, एक ओम नहीं था, एक 4 ओम वाले प्रतिरोध, क्वेश्चन मिस्टेक है। 4 ओम वाले प्रतिरोध को आधे से मोड़ दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता तो फिर गलत हो जाता आंसर। एक 4 ओम वाला प्रतिरोध, यानी मान लीजिए ये कोई तार था जिसका टोटल 4 ओम प्रतिरोध था। टोटल कितना था, 4 ओम प्रतिरोध था। इसको आधे से मोड़ दिया, यहाँ से यहाँ, फिर इसको यहाँ से इधर, तो यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम इधर। तो ये आपको अब किस क्रम में दिख रहा है, यहाँ से इसको मोड़ दिया, इस तरह से नहीं होता है कि तार को ये सीधा है इसको घुमा कर ऐसे मोड़ दिए। तो ये इस तरह से कुछ इस फिगर जो ये बनेगा, अब मेरा उम्मीद से इस तरह से आप फिगर बननी चाहिए, ये इस तरह से, इस तरह से, यानी यहाँ पर ये 2 ओम और ये 2 ओम। तो ये अब किस क्रम में आपको दिख रहा है, आपका जवाब होगा कि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसमें मान को पुट कीजिए आपका आंसर। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 1/r इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2/2, इसका मतलब 1। 1/r इक्विवेलेंट बराबर आपका 1 आया, तो सीधा भी कीजिए, इसको उल्टा भी दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1। ये 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों की श्रेणी में प्रत्येक प्रतिरोध के माध्य,
अच्छा, ये क्वेश्चन यहीं तक है, समझिएगा। दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में जोड़ना है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना है, समांतर में नहीं, तब फिर क्या हो सकता है? तो प्रत्येक प्रतिरोध का माध्यम से धारा समान होगा, यानी कहने का मतलब कोई फिगर है इस तरह से, और यहीं से इस तरह से एक और प्रतिरोध जुट गया R1 प्लस R2, तो इसमें जो धारा बहेगा, R1 में जितना धारा बहेगा क्या R2 में उतनी ही बहेगी क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, बिल्कुल सही, और यही सत्य है। माँ के बाद इनमें से अगर पहला ही हमें सत्य मिल गया तो दूसरा भाड़ में जाए, ये सब ऑप्शन है कि नहीं। जैसे यहाँ पर कहा प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से वोल्टेज समान होगा, नहीं, वोल्टेज समान नहीं होगा। अगर आप इसमें R1 प्लस R2 करके देखते हैं तो वोल्टेज दोनों जगह अलग अलग होगा, लेकिन धारा समान जरूर होगी। और जब हमें पहला ऑप्शन ही सही मिल गया तो यहाँ पर सही ही तो पूछ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, एक बर्तन में द्रव के किसी आयतन की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर, तब द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इस तरह से द्रव का अपवर्तनांक पूछे तो क्या आपको लगाना है, समझिएगा। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, इस तरह के क्वेश्चंस ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए 20 वास्तविक गहराई है और 15 आभासी गहराई है। इसको भाग दीजिएगा तो 15 का 15 बच गया कितना, 5, 15 तिया 45, 15 तिया 45 डॉट डॉट डॉट, यानी 1.33 ये आपका आते जाएगा। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये समझ पा रहे होंगे। देखिए अब इस क्वेश्चंस को कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चंस भी अच्छा क्वेश्चंस है, आप लोगों को ज़रूर ये क्वेश्चंस करनी चाहिए। और यहाँ से जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पूरे एग्ज़ाम में मैंने ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखा है कि इससे कम से कम 10 शिफ्ट में तो आराम से पूछा है। इस क्वेश्चन से, इस तरह के क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि गति समय, आपको पता है कि न्यूटन की 3 गति समीकरण दिया गया था। एक आपका ये समीकरण था, जो कि इसको आप गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। एक आपका ये समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, ये इसको गति का पहला समीकरण कहते हैं, गति का पहला। एक होता है तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों समीकरण हो गया। तो ये आपका तीसरा होता है, ये तीसरा समीकरण होता है। ऐसे भी पूछ देता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा गति का तीसरा समीकरण है या कौन सा दूसरा समीकरण है। ऐसे भी यहाँ पर पूछा जा सकता है और पूछा भी है। ओके, तो ये हमें कह रहा है कि गति समय कौन बताएगा। तो मैं तीनों समीकरण को अगर एक जगह लिखने का कोशिश करता हूँ, उसके बाद समझाने में थोड़ा आसान होगा, समझिएगा। तो ये पहला समीकरण ये है, v बराबर u प्लस at, ये पहला समीकरण। और ये आपका दूसरा समीकरण यहाँ s बराबर u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका दूसरा समीकरण। तीनों समीकरण हमने इस जगह पर लिख दिया। अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि आप कैसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ए तीनों में है तो ए को हटाइए, ए को नहीं काउंट करना है। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ए को आपको नहीं लेना है, ए भूल जाना कि ए कुछ भी समीकरण का संबंध बताएगा नहीं, ए भूल जाइए। अब बताइए कि इसमें ये क्या है, ये भी वेग है, ये भी वेग है और ये समय। तो इसमें क्या बचा हुआ है, वेग और समय बचा हुआ है।
ये आपका क्या है, टाइम, समय बचा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वेग यानी गति और समय। तो हमें कौन सा समीकरण दे रहा है, तो आपका जवाब होगा कि पहला समीकरण यही तो है, v बराबर u प्लस टी। यही तो है जो हमें गति और समय बता रहा है। देखिए वेग को यानी यहाँ पर कह सकते हैं ये गति है, ये दोनों v और u दोनों ही गति है, और बाकी एक समय बचा है। तो गति समय कौन दे रहा है, पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण हमें क्या देगा, ये दोनों गति है और ये डिस्प्लेसमेंट यानी ये विस्थापन है। गति और दूरी, ये तीसरा से जो हमें मिलेगा, तीसरा समीकरण से जो गति और दूरी, क्योंकि ए को नहीं लेना है। ओके, अब तीसरा से हमें क्या मिलेगा, तीसरा से हमें क्या मिलेगा, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। तो तीसरा से जो हमें मिलेगा यहाँ पर आपका दूरी और वेग। देखिए अब इनमें, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें टी भी है, तो इस टी भी है तो टी को क्यों ना लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, टी को नहीं लेना है, दूरी और वेग को लेना है। किसको लेना है, दूरी और वेग को लेना है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी ये भी सोच सकते हैं कि दो जगह टी आ गया तो टी को भाड़ में जाने दीजिए। तो ये थोड़ा सा आप ट्रिकी दिमाग लगा कर याद रख सकते हैं कि पहला समीकरण से हमें क्या मिलता है, दूसरा समीकरण से क्या, कौन सा संबंध बताता है, तीसरा समीकरण से कौन सा संबंध बताता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे है। तो ध्वनि तरंगे आपको पता है कि अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, तो केवल यहाँ पर एक होना चाहिए, केवल एक आंसर राइट है। हालांकि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है, थोड़ा सा समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। पानी में तरंग की गति, पानी में तरंग की गति, ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, पानी में तरंग की गति जो होगा वह अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। जैसे तार में इलेक्ट्रॉन की गति होती है कि नहीं, तार में धारा की जो गति या तरंगे जो होती है, तो वह तार में जो होगा वो भी अनुप्रस्थ होगा, वो भी क्या होगा, अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे, आपका जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग वो भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये सब अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य में आप केवल ध्वनि को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब नहीं रहा ये टोटल जो मैंने था यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर टोटल आपका 31 क्वेश्चंस मैंने कराया इस फॉर्म में, और एक्स्ट्रा जानकारी तो आपको दिया ही दिया। तो आप बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर उम्मीद करते हैं कि आपको सही लगा होगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अभी भी कहता हूँ एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है कि आगे आपके लिए और भी वीडियो बनाया जाए और भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। ये टोटल मैंने 29 शिफ्ट का जो है एएलपी और टेक्नीशियन का, एएलपी टेक्नीशियन का जो फुल पेपर सॉल्यूशन, जिसको फुल, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सभी को सॉल्व करवाया है। भले ही वह थोड़ा सा बड़ी वीडियो है, लंबी वीडियो है उसमें, लेकिन मैंने टोटल इंक्लूड करवाया है। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ और साइंस का अगर, लेकिन आपको जितना फ़ायदा उस वीडियो से होगा उतना फ़ायदा इससे नहीं होगा। यहाँ पर आप सीख भी, इस वीडियो में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सभी चीज़ सीखने मिलेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो मेरे में से वो बेस्ट है, पहले उसको देखिए, यहाँ पर फिर सॉल्व कीजिए। हालांकि यहाँ भी करते हैं तो आपका मैथ बढ़िया होगा, ये बात समझ लीजिए। तो बाकी बात आपकी इच्छा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर आप अपने दोस्तों में या एसटीडी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया कीजिए, जिससे आपके भला के साथ साथ हमारे भी भला हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत।